गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। आज हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में बॉटनी का लास्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। गण कुलों का संयोजन है जो कुछ समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे संयोजनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब एक तरफ यहाँ ऑर्डर या गण दिए हैं और इधर कुल या फैमिलीज दी हैं, तो किस गण में कौन सी फैमिलीज आती है, इसके लिए सही ऑप्शन चूज करना है। देखो, कॉन्वोल्यूसी और पोएसी पेलिमोनियल्स में ये नहीं आती है। फेलिडी और कैनिडी ये कुत्ता बिल्ली की कार्निवोरा में आती है, बिल्कुल सही है। पोएसी और एनाकार्डियसिस सेपिंडेल्स में नहीं। होमिनिडी और म्यूसिडी प्राइमेटा गण में हम मनुष्य आते हैं, नहीं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आया फेलिडी और कैनिडी जो है कुत्ता बिल्ली, वो कार्निवोरा गण के अंतर्गत रखे हुए हैं। चलो अगला देखें। दिए गए कॉलम में कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है। खाने योग्य कवक है ट्रफलेस और यहाँ पर एगेरिकस। तो ये दोनों खाने योग्य कवक है, ट्रफलेस और एगेरिकस। ऐसा फर्स्ट और फोर्थ सब में फर्स्ट फोर्थ दिया, ये आंसर नहीं आ सकता। अविकल्पी परजीवी है हमारे पास पक्सिनिया, जो गेहूं का परजीवी है पक्सिनिया, मतलब तीसरा केवल एक की जगह आया, मतलब ये दोनों भी गलत हो गए हैं। लैंगिक प्रजनन का अभाव डिट्रोमाइसिटीज, ये रहा हमारा। और पटरहित तथा सकोशिकीय कवक जाल जो है वो ब्रेड मोल्ड में, मतलब सेकेंड। तो हमारा आंसर निकल के आया यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा जो है साइनोबैक्टीरिया का चित्र है, नॉस्टाक का। नीचे दिए गए तंतुमय नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया का आरेख है। निम्न में से किस विकल्प में ए और बी रूप से लेबल किए गए दो हिस्सों को सही ढंग से पहचाना जाता है? ये ए है और ये बी है। बी में हेट्रोसिस्ट दिख रहा है, ए में म्यूसिलेज सेसमी आच्छद और नॉस्टाक का हेट्रोसिस्ट बी, मतलब हमारा आंसर निकल के आया ए। ए में है श्लेष्मी या आच्छद, म्यूसिलेजिनस शीत होती है इसके आसपास, और बी में है हेट्रोसिस्ट जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कथन पहला और कथन दूसरा। वायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है जो आरएनए या डीएनए हो सकता है, बिल्कुल सही है। वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और डीएनए भी। प्रियोन्स मुक्त आरएनए अणु होते हैं, बिल्कुल गलत। प्रियोन्स जो है वो मुक्त प्रोटीन अणु होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत। पहला कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, मतलब यही उत्तर हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा। अगले पे चलें। फिर सही मिलान है। सिरप का निस्यंदन ये करते हैं डायटम्स। तो ए का थर्ड दो जगह है। जीवाणु में शोषण करने वाला है मीजोसोम फिफ्थ, ये फिफ्थ दो जगह, यहाँ तो आ नहीं सकता। ये फिफ्थ, ये भी नहीं आ सकता। मोटी कठोर ग्लाइकोकेलिक्स होती है जीवाणु में, ये रहा यहाँ पर। अंतर्विष्ट होती है फॉस्फेट कण और गैर रिक्तिकाएँ, गैस वैक्यूल है वो, मतलब हमारा डी आंसर करेक्ट है। ये गैस वैक्यूल्स और फॉस्फेट कण ये दोनों यहाँ पर आएंगे इसके। अगला प्रश्न। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से भिन्न होते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादप क्या है, गेमेटोफाइट है, और टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप स्पोरोफाइट्स है। व्रंत युक्त लैंगिक अंग नहीं। जीवन चक्र में प्रमुख बीजाणुभिद चरण नहीं। बीजाणुभिद चरण तो सिलेजिनेला में है या टेरिडोफाइट्स में है। प्रभावी स्वतंत्र युग्मोद्भिद, यही करेक्ट है। प्रभावी और स्वतंत्र गेमेटोफाइट ब्रायोफाइट का लक्षण है और वो टेरिडोफाइट से भिन्न है। निम्न में से गलत कथनों का चयन कीजिए। क्लाइमेडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण है, बिल्कुल सही। क्लाइमेडोमोनास एक कोशिकीय है यहाँ पर शैवाल। साइकस उभयलिंगाश्रयी जिम्नोस्पर्म है।
साइकस जो है वो मोनोसियस नहीं है, डायोसियस है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। सिलेजिनेला सम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स है, बिल्कुल गलत। विषम बीजाणु हेट्रोस्पोरस है यहाँ पर सिलेजिनेला, ये भी गलत है। स्पेगनम एक मॉस है जिसके युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था प्रोटोनिमा होती है, बिल्कुल स्पेगनम या मॉस में प्रथम अवस्था प्रोटोनिमा आती है। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, पर हमको गलत बताना। गलत हमारे पास है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड केवल क्या है यहाँ पर से गलत। चलो अगला चलें। नीचे कथन, दो कथन है, पहला और दूसरा। क्यूटिकल पत्तियों में अनुपस्थित होता है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पत्तियों की बाह्य सतह पर क्यूटिकल उपस्थित है। प्रत्येक रंध्र में सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहती है, जो रंध्रीय छिद्र को बंद किए रहते हैं, जो गार्ड सेल विच इनक्लोजेस स्टोमेटल अपर्चर, जो घेरे रहते हैं, बंद किए रहते हैं, शब्द सही नहीं है, घेरे रहते हैं। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। गार्ड सेल्स जो हैं वो दो सेम के बीच के आकार की है, और यहाँ जो अपर्चर है इसको दोनों तरफ से घेरे रहती है। इनक्लोजेस है, वो क्लोज्ड नहीं, इनक्लोजेस है, घेरे होती, छिद्र को बंद किए रहती है या घेरे रहती, ज़्यादा सही उपयुक्त शब्द है। इंग्लिश की, हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक है, समझ लो। तो बंद किए की जगह घेरे रहती ज़्यादा शब्द सही है, पर स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही यहाँ पर। तो पहला गलत, दूसरा सही। पहला गलत परंतु कथन दूसरा सही है, तो यहां से सी आंसर करेक्ट आएगा। पुष्प में असम्मित पाई जाती है, केना में, केना नाम के पौधा जो केल होती उस पौधे में असम्मित है। सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी की लाइन है ये। चलो मैच द कॉलम आया फिर से, यहाँ पर बहुत आसान है। वियुक्तांडपी, एक से अधिक मुक्त अंडप फ्री है, वियुक्त अंडपी फ्री है, और युक्त अंडपी जो है वो एक से अधिक अंडप आपस में जुड़े होते हैं। तो फोर्थ एक ही माया, और फिर बी का थर्ड दूसरा सही है। बहुअंडपी है, जायांग में एक से अधिक अंडप होते हैं, बहुअंडपी बिल्कुल सही है सेकेंड, और एक अंडपी, जायांग में एक ही अंडप होता है। तो करेक्ट आंसर निकल के आया बी। ये तो सीधा सीधा लाइन थी एनसीईआरटी की, मैच द कॉलम करना। द्विबीजपत्री मूलों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान पार्श्व मूलों तथा संवहनी एधा की शुरुआत होती है। तो जड़ में अगर देखें तो डाइकोट की जड़ में द्वितीयक वृद्धि होती है, और वो होती है परिरंभ या पेरिसाइकल से। परिरंभ से ही निकलती है, तो परिरंभ की कोशिकाओं से ही यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि संभव है डाइकोट जड़ों में। ध्यान रखना, मोनोकाट जड़ें द्वितीयक वृद्धि नहीं करती। फिर कथन पहला और कथन दूसरा। द्विबीजपत्री तने में मज्जा छोटी और अस्पष्ट होती है, बिल्कुल गलत। द्विबीजपत्री में तो मज्जा बड़े आकार की और सुस्पष्ट होती है। द्विबीजपत्री पर्ण में पर्ण मध्योतक, खंभ उत्तक और स्पांजी उत्तक में विभाजित है, बिल्कुल सही है। ऊपर की कोशिकाएं जो हैं वो पेलिसेड पेरेन्काइमा, वो नीचे वाली स्पंजी पेरेन्काइमा में बटी, इसलिए द्विबीजपत्री की पत्ती में सतहें दो प्रकार की होती है, बिल्कुल सही है। कथन प्रथम, पहला कथन असत्य लेकिन दूसरा कथन सत्य है, सी आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखें, यहाँ पर मिलान करना, सही जोड़ी। संकुचनशील रसधानी, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं अमीबा में। रसधानी की झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की झिल्ली को। खाद्य रसधानी होती है प्रोटिस्टा, एक कोशी के जीव प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल होता है। और रसधानी जो है सेप वैक्यूल पादप कोशिका का लक्षण है। तो ए का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का डी, बी सी, थर्ड का डी, मतलब ये आंसर हमारा, और फोर्थ का ए, मतलब करेक्ट आंसर निकल के आया दिल्ली, डी। चलो अगला, सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान करो, सही बताना इसमें।
ये तो हमारा कार्टविल स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स का, समझते हैं यहाँ पर। ये वाला ए दिखा रहा केंद्रीय आच्छद, ये वाला भाग है केंद्रीय आच्छद ए। बी दिखा रहा कांटे, मतलब ये है अरीय दंड। और सी दिखा रहा है इनको दोनों को, मतलब है केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं। मतलब हमारा आंसर निकल के आया यहाँ से ए। बहुत ही सरल प्रश्न था। कथन, विटामिन अक्सरशः एंजाइमों के आवश्यक रासायनिक घटक होते हैं। तो विटामिन्स अक्सरशः एंजाइमों के आवश्यक रासायनिक घटक होते हैं, बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। यह कथन क्या हुआ, बिल्कुल सही। NAD और NADP जैसे सह एंजाइम जिनसे विटामिन्स होते हैं, एपो एंजाइम में मजबूती से बंधे होते हैं और उससे स्थान रूप से जुड़े होते हैं। ये गलत है। मजबूती से टाइटली बॉन्ड जो है वो नहीं है यहाँ पर, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये तो लूजली बॉन्डेड है, आहिस्ता से जुड़े हुए हैं, टाइटली नहीं है, मजबूती से जुड़े हुए नहीं है। तो पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। कथन सत्य लेकिन कारण असत्य। कथन सत्य है लेकिन कारण जो दिया गया है वो क्या है, असत्य। मतलब यहाँ से आंसर निकल के आएगा हमारा सी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें इसके जो कि पर अमीनो अम्ल समूह एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित करते हैं। तो ध्यान रखना, एक ही कार्बन पर इधर जुड़ा होता है NH2 और इधर जुड़ा होता है COOH। और ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है। तो एक ही कार्बन तो ठीक है, लेकिन बीटा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन है। मतलब आंसर निकल के आएगा यहाँ से सी। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं, बिल्कुल सही, जिनमें इसके एक ही कार्बन जो कि अल्फा कार्बन पर अमीनो अम्ल समूह और एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। एक अमीनो समूह और दूसरा अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जुड़े हुए थे दोनों जगहों पर, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी और इधर भी। तो ये प्रतिस्थापित होते हैं दोनों हाइड्रोजन, और इसकी जगह एक तरफ अमीनो अम्ल आता है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह। अगला प्रश्न देखें। यदि एक माइटोसाइट्स मतलब 2N कोशिका 10 pgDNA और जीवन अवस्था में 16 गुणसूत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। देख लेते हैं। जीवन अवस्था S और G2 अवस्था। हम जानते हैं जीवन अवस्था में गुण 2N होता है, यहाँ भी 2N है और यहाँ भी 2N है, और 2N बराबर गुणसूत्र दिए हैं 16। यहाँ पर जीवन अवस्था में 16 गुणसूत्र दिए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और 10 pgDNA दिया है, पर हम जानते हैं DNA की जो मात्रा है वो यहाँ अगर 10 pg है तो यहाँ DNA डबल हो जाएगा, 20 pg हो जाएगा। यहाँ भी 20 pg, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 pg रहेगा। तो DNA की मात्रा अगर जीवन में 10 pg दिया है तो हम जानते हैं एस फेज में 5 pgDNA होगा। एज फेज में 5 pgDNA नहीं 20 हो गया, ये गलत ऑप्शन हो गया। एनाफेज अवस्था में कोशिका में 20 pgDNA होगा, एनाफेज में 20 pgDNA होगा, ये बात तो सही है। और कुल 32 गुणसूत्र होंगे। अब यहाँ के गुणसूत्र निकाल लेते हैं। 2N तो पूरी कोशिकाएं हैं यहाँ तक, यहाँ भी 2N है, लेकिन हम जानते हैं इस एनाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र में एक ही क्रोमेटिड वाले गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ जाते हैं। इसका मतलब अगर 16 गुणसूत्र दिए थे तो 16 ऊपर जाएंगे और 16 नीचे जाएंगे, मतलब 16 और 16 टोटल गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 32। तो एनाफेज में गुणसूत्र कितने होंगे, 32, बिल्कुल सही, क्योंकि 16 ऊपर जाएंगे और 16 नीचे जाएंगे यहाँ पर। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, सही। देखो G2 चरण में एक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं, 8 नहीं होंगे, यहाँ तो वही होंगे 16, तो ये भी गलत हो गया। मेटाफेज अवस्था में कोशिका में 10 pgDNA, मेटाफेज में 10 नहीं 20 pg, ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर निकल के आया हमारा बी यहाँ से।
अगला प्रश्न, स्तंभ का मिलान करना है। पूर्वावस्था प्रोफेज, और प्रोफेज में हम जानते हैं गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन प्रारंभ होता है। ये रहा यहाँ पर प्रोफेज, ए का फर्स्ट, ये रहा। मध्यावस्था, गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। ये रहा हमारा यहाँ पर फोर्थ, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, ये रहा यहाँ पर ए का थर्ड है हमारा, और बी का फोर्थ। सी पे चले पश्चावस्था, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता भी देखा था हमने, सी का फर्स्ट। और अंत्यावस्था, गुणसूत्र असंगनित होकर अपनी पहचान खो देते हैं। मतलब करेक्ट आंसर निकल के आया बी। यहाँ से सीधी सीधी यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है इसकी। क्लोरोफिल ए मुख्य प्रकाश संश्लेषक वर्णक है, इस प्रकार सिद्ध किया गया है। क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक क्यों है, ये स्टेटमेंट दिए हैं। वे तरंगदैर्घ्य जिन पर क्लोरोफिल ए द्वारा अधिकतम अवशोषण होता, अर्थात नीले व लाल क्षेत्रों में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरोफिल ए की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और नीले और लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल एकमात्र प्रकाश संश्लेषण वर्णक है जो प्रकाश अभिक्रिया शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। बिल्कुल, जल का प्रकाशिक अपघटन यही करता है, इसलिए ये भी सही है। क्लोरोफिल ए प्रचुर मात्रा में मौजूद है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सभी तो सही लग रहे हैं, तो एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। एक अणु सुक्रोज के संश्लेषण के लिए केल्विन चक्र में CO2 के कितने अणुओं का स्थिरीकरण आवश्यक है। हम जानते हैं सुक्रोज जो है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और एक ग्लूकोज का अणु जाता है तो 12 CO2 लगते हैं। एक ग्लूकोज निर्माण करने में 6 CO2 लगते हैं। एक ग्लूकोज निर्माण में 6 CO2 और एक फ्रक्टोज निर्माण में भी कितने लगेंगे, 6 CO2। मतलब 6 और 6 दोनों मिलाकर कितने लग रहे हैं, 12। तो 12 CO2 यहाँ से सही उत्तर होगा कि एक सुक्रोज का निर्माण करने के लिए केल्विन चक्र में 12 CO2 का स्थिरीकरण करवाना होगा यहाँ से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। डैश का F0 कण या प्रोटॉन चैनल से होकर गुजरना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो हम जानते हैं F0 चैनल से 4H+ आयन गुजरते हैं। तो F0 वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला F0 है और ये F1 है। तो यहाँ से 4H+ आयन गुजरते हैं, तो हम देखते हैं कि एक ATP का क्या होता है निर्माण, एक ADP से। तो 4 से एक ATP का क्या हो रहा है निर्माण, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया है, करेक्ट। अगला देखते हैं। एक क्रेब्स चक्र में क्रमशः कितने विहाइड्रोजनीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण और क्रियाधार स्तर पर फास्फोरीकरण होता है। तो हम एक अगर क्रेब्स चक्र की बात करें तो यहाँ पर एक NADH2, दूसरा यहाँ पर एक NADH2, तीसरा यहाँ एक NADH2, साथ ही साथ यहाँ पर एक हमको मिलता है FADH2, और ये हो गए 4 जहाँ विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, पहला वाला काम हो रहा है। तो ये कितने हुए हमारे, 4। चलो ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा हमारा अगला, उन्होंने इसी में दिया है कार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण, मतलब 2 जगह पर CO2 निकलते हैं। एक यहाँ पर CO2 निकलता है, एक यहाँ पर CO2 निकलता है। 2 जगहों पर CO2 निकलता, मतलब 2 आएगा। ठीक है, 2 देख लिया है। फिर एक उन्होंने दिया है क्रियाधार स्तर पर फास्फोरीकरण,
मतलब इसी जगह पर एक GDP से बनता है, GTP, और इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और ये एक ही जगह होता है, मतलब उत्तर निकल कर आया हमारा 1, 4, 2, 1। चलो अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि के संदर्भ में सही कथन बताना है? पादप वृद्धि तथा विकास में पादप वृद्धि नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पादप की वृद्धि और विकास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन है महत्वपूर्ण है, ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑक्सीन अनावृत बीजियों में पुष्पन प्रेरित नहीं करता, ये भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म में कोई पुष्प होते ही नहीं है, तो कहाँ से करेगा वो। ऑक्सीन स्तंभ के शीर्ष पर उत्पन्न होता है तथा सभी स्थानों पर वृद्धि नियंत्रण करता है, ये भी बिल्कुल सही है, शीर्ष पर होता है और सभी जगहों पर गति शीर्ष से बेसिपिटल आधार की तरफ गति है ऑक्सीन की। तो सभी स्टेटमेंट उपरोक्त सभी क्या है यहाँ से करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अनानास पाइनएप्पल के पौधे में फूल आने में समय लगता है, कौन से हार्मोन का संयोजन पूरे वर्ष अनानास के पौधों में कृत्रिम रूप से फूल पुष्प लाने के प्रयोग किया जा सकता है, उपज में वृद्धि हो सके? तो हम जानते हैं पाइनएप्पल से संबंधित दो ही हार्मोन हैं हमारे, एक ऑक्सीन और दूसरा है इथाइलिन, मतलब दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। बी आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। लगातार स्वपरागण के परिणाम स्वरूप होता है। लगातार अगर स्वपरागण होगा तो कुछ ऐसे लक्षण जो रेसेसिव होते हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में ये पौधा लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी में ये पौधा भी लंबा है, तो यहाँ बोनेपन का लक्षण छिपा हुआ है। लेकिन अगर इसका स्वपरागण करवाया तो स्मॉल टी भी उभर कर सामने आ सकता है, जो कि अप्रभावी लक्षण है। इससे होता है अंतः प्रजनन हास या प्रजनन अवसाद, इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंतः प्रजनन हास या प्रजनन अवसाद भी कहते हैं। ये आ गया करेक्ट, और ये अच्छी बात नहीं है, ये स्वपरागण से हो सकता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ से। चलो, तंतु रूप समुच्चय एग ऑपरेटस का काम है पराग नली को सहायक कोशिकाओं में प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है, कि पोलन ट्यूब को रास्ता देता है कि कहाँ से निकलना है। एग ऑपरेटस का काम है। एक का थर्ड एक ही जगह, मतलब आंसर ही मिल गया हमारा। टपेटम का काम है पराग कणों को पोषण देना, सही है बिल्कुल। बाह्य चोल एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, सी का फर्स्ट सही है। और बीजांड व्रत बीजांड को अपरा से जोड़ता है, बिल्कुल सही है, तो बी उत्तर निकल के यहाँ से आया है। अगला देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय केंद्रक अंड उपकरण के नीचे होता है, बिल्कुल सही है कि ये जो हमारा यहाँ पर आता है ये माइक्रोपाइल है, और हम देखते हैं माइक्रोपाइल से, ध्यान रखना ऊपर से मत देखना, माइक्रोपाइल एंड से देख रहे हैं। तो एग ऑपरेटस यहाँ है हमारा और पोलर केंद्रक यहाँ है हमारे, तो ये इसके नीचे आएंगे माइक्रोपाइल एंड से देखें तो। अनुमूल्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मकी होते हैं, बिल्कुल सही है। क्लिस्टोगेमस पुष्प कभी भी नहीं खुलते, तो उनमें केवल 100% स्वपरागण ही होगा। भ्रूणपोष निर्माण सदैव भ्रूण के विकास के बाद होता है, गलत, क्योंकि भ्रूण का विकास ही भ्रूणपोष एंडोस्पर्म करता है, जायगोट के साथ बनता है, तो ये तो गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पहला और दूसरे दोनों क्या है? सत्य, ये आंसर निकल के आया। एक महिला के हीमोफिलिक होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि उस महिला की माता को कम से कम और पिता को कम से कम होना चाहिए। तो लड़की अगर हीमोफिलिक है, इसका मतलब है XX और XY यही लड़कियां होंगी, और लड़कियों में एक गुणसूत्र यहाँ से आना चाहिए, और 100% ये वाली अगर कैरियर भी हो तो चल जाए, लेकिन नर कैसा होना चाहिए? हीमोफिलिक होगा, तभी तो CC मिलकर ये वाली मादा जो है, लड़की जो है, क्या हो पाएगी? हीमोफिलिक। मतलब लड़का कम से कम क्या होना चाहिए? हीमोफिलिक।
सामान्य वाहक से काम ही नहीं चलेगा। और लड़की कम से कम क्या होना चाहिए, वाहक। ये होगा तो भी नहीं, कम से कम पूछा उनने, तो यहाँ की बीमार होने की जरूरत नहीं, वाहक होने की जरूरत है। तो ये उत्तर आया वाहक और हीमोफिलिक। एक ग्रिफिथ द्वारा किए गए प्रयोग में निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रभेद ए चूहे में प्रवेश करा गया, चूहा मर गया। ये तो हमारा आ रहा है पहला। फिर प्रभेद आर, चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहा जीवित रहा, ये हमारा दूसरा आएगा चरण। प्रभेद एस, ताप से मृत चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहा जीवित रहा, तीसरा। और प्रभेद एस, ताप मृत प्लस आर, चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहा मर गया, ये चौथा चरण है। इस तरह से एक ग्रिफिथ का प्रयोग था। यहाँ पर कुछ भी नहीं, ग्रिफिथ के प्रयोग की स्टेप्स हैं यहाँ। तो ए सी बी डी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया, ACBD। चलो अगला देखते हैं यहां से। दो सन्निकट लग्न जिन HbA फर्स्ट HbA सेकंड संबंध है अल्फा थैलेसेमिया से। किससे संबंधित है ये, अल्फा थैलेसेमिया से। क्या है संबंधित, सीधा थैलेसेमिया में ही लिखा हुआ लाइन है NCERT की। अगला प्रश्न, सैद्धांतिक तौर पर सामान्यतः लक्षण प्रारूप तब प्रकट होता है जब एक क्रियाधार उत्पादन में रूपांतरित होता है, लेकिन निम्न में से कौन सी स्थिति में वह सामान्य लक्षण प्रारूप प्रभावित हो सकता है। सामान्य फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। कैपिटल टी स्मॉल टी में अगर स्मॉल टी जो है रूपांतरित एलील जो है वो 3 कंडीशन दर्शाता है। जब रूपांतरित एलील सामान्य एंजाइम उत्पादित करती है तो सामान्य फिनोटाइप लक्षण आता है, बोना पौधा आएगा। जब रूपांतरित एलील अक्रियाशील एंजाइम बनाती है तो अक्रियाशील एंजाइम बनाएगी, तभी जाकर वो फिनोटाइप रूपांतरित होगा। मतलब ये तो यहाँ पर रूपांतरण के लिए है। जब रूपांतरित एलील कम दक्षता वाला एंजाइम बनाती है, वैसे तो ये बी और सी दोनों आना चाहिए, लेकिन डी यहाँ करेक्ट है, इसलिए उपरोक्त सभी नहीं आएगा। तो सही आंसर आएगा यहाँ से बी। जब रूपांतरित एलील अक्रियाशील एंजाइम बनाता है तभी फिनोटाइप पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। अगला प्रश्न, अगर पुत्री में वर्णांता हो तथा पुत्र सामान्य हो तो यह निम्न कारण होगा। माता पिता सामान्य है, माता पिता में वर्णांता है, पिता सामान्य जबकि माता वर्णांत है, माता वाहक जबकि पिता वर्णांत है। अगर पुत्री वर्णांत है और पुत्र सामान्य है, समझ लेते हैं यहाँ की स्थिति। पेडिग्री से समझेंगे ज़्यादा अच्छा है। x x x y, पुत्र सामान्य है, ये दो बनेंगे, ये पुत्र बनेंगे। और पुत्र क्या है, सामान्य। पुत्र सामान्य हो, और पुत्र सामान्य तभी होंगे जब यहाँ पर ये दोनों के दोनों लड़के जो हैं वो सामान्य तभी होंगे जब यहाँ पर लड़की क्या हो, लड़की यहाँ पर सामान्य हो। लेकिन अगर पिता वर्णांत है, अगर पुत्री में वर्णांता हो तो देखो यहाँ पर पिता जो है वो वर्णांत है, तो XC X X X C, तो ये तो पुत्री क्या आ जाएगी, वाहक। पर हमको यहाँ पर पुत्री क्या चाहिए, वर्णांत और तथा पुत्र सामान्य हो, निम्न कारण होगा। तो यहाँ तो कोई कारण ही नजर नहीं आता, ऐसा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पर जो इनने दिया है। तो पुत्र सामान्य एक स्थिति में हो सकता है जब ये यहाँ पर क्या हो, वाहक हो, मादा। तो वाहक होगी तो ये पुत्र तो क्या होगा, वर्णांत, लेकिन एक पुत्र सामान्य रहेगा और एक पुत्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, बीमार। तो जब माता वाहक हो, पिता वर्णांत हो, इसके अलावा यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो सभी पुत्र नहीं, एक पुत्र सामान्य होगा और एक पुत्री बीमार होगी, और ये उनने पूछा है कम से कम होना चाहिए। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन को दूसरे कथन का आर लेबल किया गया, कथन और ये कारण।
सटन तथा थियोडोर बावेरी ने कहा कि गुणसूत्र का व्यवहार जीन के व्यवहार के समानांतर होता है। यही तो क्रोमोसोमल सिद्धांत था जो सटन और बावेरी ने दिया है। सही है स्टेटमेंट। मॉर्गन द्वारा वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया गया था। यह भी सही है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी सटन और बावेरी ने दी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले वैज्ञानिक थे टी.एच. मॉर्गन, लेकिन यह कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। सही और सही व्याख्या है, कथन कारण सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, मतलब यहां बी आंसर क्या रहेगा, करेक्ट। सूची का मिलान करना है। एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड बनाया था इसने। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड बनाया है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड और सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी इथेनॉल। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ, मतलब आंसर निकल के आया यहाँ पर बी। करेक्ट आंसर सीधा एनसीईआरटी की लाइन है ये। नीचे कथन और कारण दिया है, दोनों कथन। दही जमाने के अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाकर उसके पोषण की गुणवत्ता को सुधारता है। बिल्कुल सही है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का गुणधर्म है। जब मनुष्य के आमाशय में लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है तो सूक्ष्म जीवियों होने वाले रोगों को रोकता है। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ वो बोल रहा है कि वो क्या क्या बढ़ाता है और यहाँ भी वही बोल रहा है कि वो बढ़ाता है। दोनों में उसकी फंक्शन ही दिए हैं, इसलिए कथन कारण की व्याख्या नहीं है, सही वर्णन नहीं है। कथन कारण दोनों सही है परंतु कथन कारण की सही वर्णन नहीं है। बी आंसर करेक्ट है। यदि वेक्टर डीएनए पर ई कोराई की क्रिया द्वारा निर्मित चिपचिपे सिरे पर क्षारों का अनुक्रम ये है, तो विदेशी डीएनए के चिपचिपे सिरे पर क्षारों का अनुक्रम जिससे जुड़ सकता है होगा। तो हम जानते हैं GAATTC, CTTAAG। फिर हमने इसको काटा तो यहाँ से काटते हैं इसको और यहाँ से काटते हैं। तो जब काटते हैं तो ये वाले सिरे हमारे होते हैं चिपचिपे सिरे, ये भी चिपचिपे सिरे और ये भी चिपचिपे सिरे। तो अगर AATT को जुड़ना है तो उसके ही अब कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। कौन होना चाहिए, TTAA, मतलब आंसर निकल के आएगा यहाँ पर भी। इसी से चिपक सकता, नहीं तो अन्यथा नहीं चिपकेगा वो। अगला प्रश्न, पुनर्योजित डीएनए के निर्माण की मुख्य प्रक्रियाएं नीचे दी गई है, इन प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। मेजबान कोशिका में पुनर्योजित डीएनए का सम्मिश्रण, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटना, वांछित डीएनए खंड का पृथक्करण, ये पहले चरण है। डीएनए को पहले निकालेंगे फिर काटेंगे, ये दूसरा चरण है। पीसीआर का उपयोग करके इनके निकटतम जीन का प्रतिबंधन, ये तीसरा और ये चौथा चरण। पीसीआर करके उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे फिर होस्ट में डालेंगे उसको। तो यहाँ पहला आया है हमारा सी, फिर है दूसरा बी, फिर है डी और फिर ए, मतलब आंसर निकल के आया हमारा ए आंसर यहाँ से करेक्ट है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलें एक संभव हल हो सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं उसका दिया है यहाँ पर। उर्वरक और रसायनों के हानिकारक प्रभाव को कम करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है, इनका प्रभाव कम हो जाएगा उनसे। पादपों द्वारा तत्वों का उपयोग करने की दक्षता वृद्धि होगी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अवशोषण करेगी जल और खनिज लवण का। भोजन के पोषक मान में वृद्धि के लिए भी बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि गोल्डन राइस हमारा विटामिन ए मिलता है उससे। तो ये सभी उपरोक्त कथन क्या है, करेक्ट। आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट है। अगला प्रश्न, सूची का मिलान करना है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये तो एम्फाइसेमा वात स्पित का इलाज करता है एंटीट्रिप्सिन। क्राइफस्ट AC,
AC जो है वो कपास कॉटन बॉलवर्म के लिए महत्वपूर्ण है। और एंटी प्रति अर्थ RNA एंटीसेंस RNA मेलोडिगाइनी इनकोग्निटा वाला है यहाँ पर। और क्राइफस्ट AB जो है ये है मक्का छेदक मेज कॉर्न बोरर है। तो ये सीधा सीधा यहाँ तो लाइनें हैं NCERT की। A का थर्ड, B का फोर्थ यहाँ पर, A का थर्ड, B का हमारा फोर्थ, C का फर्स्ट और D का यहाँ पर सेकंड। तो देखो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले। इन दोनों में आपको चेक करना है यहाँ पर कि क्राइफस्ट AB जो है वो मक्का छेदक है, ध्यान रखना। और क्राइफस्ट AC जो है कपास के बॉलवर्मों का। मतलब यहाँ पर आंसर जो हमारा निकल के आया वो कौन सा है? फर्स्ट आंसर निकल के आया इससे। अगला है, दो समष्टियां अभिक्रियाएं जिनमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरी को हानि। लाभ मतलब पॉजिटिव, हानि मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कौन सा है? सहभोजिता, कमेंसलिज्म पॉजिटिव 0, सौपकारिता पॉजिटिव, परजीविता पॉजिटिव नेगेटिव, और परभक्षण पॉजिटिव नेगेटिव, कंपटीशन नेगेटिव। तो यहाँ तो दो ही आ रहा है, C और D, जिसको हमको पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, तो वो है C और D ओनली। बी आंसर यहाँ से क्या आया? करेक्ट। पारितंत्र कथन और कारण। पारितंत्र में अनेक समष्टियां एक दूसरे से और आसपास के भौतिक वातावरण से परस्पर क्रिया करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पारितंत्र की यही परिभाषा है यहाँ। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों है? क्योंकि पारितंत्र में समष्टियां एक दूसरे से अंतरक्रिया करती, मतलब बायोटिक फैक्टर से, और इन्हीं समष्टि का वातावरण से परस्पर क्रिया है, मतलब एबायोटिक फैक्टर से। तो दोनों है, बायोटिक जैविक और अजैविक घटकों से पारितंत्र बना है। कथन कारण की सही व्याख्या है। दोनों आर सही और आर का सही स्पष्टीकरण है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहते हैं स्तरीकरण। ये तो स्तरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन की सीधी लाइन है NCERT की। वैश्विक जैव विविधता को दर्शाने के लिए प्रजातियों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कम से ज़्यादा पे चलना है यहाँ पर। तो देखो, सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कीट है, C आना चाहिए सबसे आखिरी में C, यही मतलब आंसर तो मिल ही गया हमारा। सबसे ज़्यादा कीट ही है, क्रस्टेशियन, फिर मोलास्का, और फिर अन्य समूह, और फिर आखिरी में कीट। हमारा आंसर निकल के आया C। एक ही से हमने पकड़ लिया यहाँ पर वापस से पूरा जरूर चेक करना है आप। चलो, कथन, दो कथन है। रिवेट पॉपर परिकल्पना पॉल एहरलिच ने प्रस्तावित की थी। बिल्कुल सही है, ये तो वैज्ञानिक के नाम है जिन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी। जातीय क्षेत्र संबंध सर्वप्रथम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने वर्णित किया। ये भी सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। यही आंसर है यहाँ पर, बाकी कुछ है भी नहीं, यहाँ कथन कारण है भी नहीं, दोनों कथन ही कथन है। आखिरी प्रश्न, यदि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ती है, CO2 बढ़ती है, तो जलवायु में किसी भी परिवर्तन को अनदेखा करते हुए पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पौधे पर प्रभाव देखना है। CO2 की मात्रा बढ़ती है तो सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण वृद्धि होगी? नहीं। C3 पौधों में वृद्धि तेजी से होगी और C4 पौधों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि CO2 जो है वो C3 पादप के लिए सीमाकारी है। CO2 बढ़ाएंगे तो C3 पादप में उत्पादन बढ़ेगा, C4 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। C4 की वृद्धि तेजी से होगी, C3 पौधों पर न्यूनतम प्रभाव। गलत है, पौधों की वृद्धि प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि CO2 वायुमंडलीय CO2 सांद्रता पौधों की वृद्धि के लिए
कभी भी सीमाकारी नहीं होता जबकि सीमाकारी है। तो आंसर हमारा एक ही निकल के आया, वो कौन सा है? बी। बी आंसर यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। चलो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको एग्ज़ाम की बहुत बढ़िया तैयारी करनी है और सभी को एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।